सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, इस वक्त बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। न्यूजीलैंड की जानिब से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया गया और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने दुरुस्त साबित कर दिया कि जो केन विलियमसन की जानिब से फैसला किया गया उसकी लाज रखी उन्होंने, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट की जानिब से 3 विकेटें हासिल की गई। इसके अलावा लॉकी फर्गूसन, सेंटनर, रविंद्रा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया और टिम साउदी ने 1 विकेट हासिल की और श्रीलंका को 171 रन तक महदूद किया। और अब न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है और अपना नेट रन रेट भी मजीद बेहतर कर लेता है तो पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी टीम जो कि इस वक्त कोलकाता में मौजूद है, पाकिस्तानी टीम को अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, लेकिन सबकी नजरें इस वक्त न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच पर लगी हुई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नादरा मुश्ताक। नादरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नादरा, क्या समझती हैं? सब उम्मीदें लगाए बैठे थे कि बारिश हो जाएगी लेकिन नहीं हुई और ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड आज का मैच जीत रही है। और हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना मुइन ने भी। लीना, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नादरा, आप क्या समझती हैं अगर न्यूजीलैंड आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर कितने चांसेस रह जाएंगे पाकिस्तान के? देखिए, फिर तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना पड़ेगी और उसके लिए एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीत हासिल करना होगी। लेकिन जो हम मैच देख रहे हैं, कल का मैच जैसे हमने देखा था इंग्लैंड और नीदरलैंड का, उसमें काफ़ी चेंज नज़र आई। टीम जो है इंग्लैंड की, वो वाली टीम नजर नहीं आई जो कि पिछले पूरे ही इवेंट में ऑफ कर रही थी। से पहले वो भी, लेकिन आज मुझे लग रहा है वो भी मोमेंटम पे आ गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी तमाम शिकस्तों को बदला हमसे ना ले लें कहीं? बेन स्टोक्स भी फॉर्म में आ गए, सभी बैट्समैन भी, बॉलर भी। जी बिल्कुल। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होता है, जो कि ईडन गार्डन की विकेट तो आपको पता है वैसे भी सेकंड इनिंग के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अब उसमें टॉस भी बहुत अहम रोल अदा करेगा। सही। लीना, आप क्या समझती हैं? पाकिस्तानी टीम के लिए तो मुश्किलात बढ़ गई हैं। हाँ, देखिए, अगर आज जीत जाता है न्यूजीलैंड मैच और लग रहा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते, तो फिर पाकिस्तान के लिए शदीद मुश्किलात हो जाएंगी। पहले ही 130 का फिगर आ रहा था, पता नहीं अब कितने का आएगा नया। लेकिन देखिए, क्रिकेट है, सेकंड इनिंग्स में अगर अच्छी बॉलिंग करे श्रीलंकन बॉलर्स तो अंडर लाइट्स वहां पर हो ये रहा है, क्योंकि अब मौसम जरा ठंड हो गई है तो अंडर लाइट्स जो है वो इतना आसान नहीं होता खेलना। तो अगर ये श्रीलंकन कहीं 270-80 का पहले बैट करके फिगर लगा लेते तो फिर न्यूजीलैंड के लिए भी आसान ना होता। लेकिन अब देखना है कि ये, क्योंकि ये हदफ ही इतना बड़ा नहीं है, तो अब सेकंड इनिंग्स में बॉल किस तरह स्विंग होगी, किस तरह बॉलिंग करते हैं, किस तरह फील्डिंग करते हैं, कैचेस पकड़ते हैं या नहीं। बट ऐसा लग रहा है कि 80% न्यूजीलैंड जीत जाएगा और फिर पाकिस्तान के लिए या तो पाकिस्तान को अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, या तो घर आना पड़ेगा, या फिर अगर कोई पाकिस्तान जीते तो कोई मैक्सवेल टाइप मिरेकल होना पड़ेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा। बट अभी ये वी विल हैव टू स्टिल वॉच कि सेकंड इनिंग्स में क्या होता है। अच्छा लीना, हमने कल अस्सलाम वालेकुम, हमने कल देखा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हमने कल देखा कि प्रैक्टिस में जो नेट्स हो रहे थे वहाँ पर फ़खर जमान ने बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है, बड़ी पावर हिटिंग की है और लग रहा था कि वो मैक्सवेल की जगह ले लेंगे। हाँ, नहीं, देखिए, फखर भी मैं यही समझाती रहती हूँ सबको कि एक्स फैक्टर प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, आपको बड़े मैचेस जिता के देते हैं। और इस किस्म के बैट्समैन, चाहे फखर हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे क्लासन हो, या पांड्या हो, या मैक्सवेल हो, इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि आपको हर दिन ये अच्छा सा 50 बना के दे देंगे, ये गलत है। बट बिग मैच प्लेयर्स हैं और कल जब पाकिस्तान खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए फखर को यकीनन एक बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा, बिकॉज रन रेट जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खराब किया और उसके बाद जो हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी अफगानिस्तान से हार के, और रन रेट भी इंडिया के साथ खराब हो चुका था, उसके लिए फखर जैसी एक बैटर की जरूरत है और एक मैक्सवेल टाइप इनिंग्स की जरूरत है यकीनन, और बाकी सबको भी पिच इन करना पड़ेगा। अच्छा लीना, हम लोग समझ रहे हैं कि ये मैच न्यूजीलैंड के लिए तो अहमियत का हामिल है, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी अहमियत का हामिल है, श्रीलंका के लिए भी बड़ा अहमियत का हामिल है। वो कैसे? अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है
चौथे नंबर पर, जबकि श्रीलंका की टीम अगर बात की जाए तो वो इस वक्त मौजूद है 9वीं पोजीशन पर। तो श्रीलंका अगर ये मैच जीतता है तो उसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि 4 पॉइंट्स श्रीलंका के हैं और उसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त श्रीलंका की टीम 9वीं पोजीशन पर मौजूद है और अगर मैच जीतती है तो उसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। और 6 पॉइंट्स का मकसद ये है कि श्रीलंका की टीम जो है वो एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप की इब्तिदाई 7 टीमें हैं उन्होंने क्वालिफाई करना है और पाकिस्तान बहैसियत मेज़बानी करेगा। तो देखते हैं कि क्या श्रीलंका जान मारता है। जैसा कि श्रीलंका के कप्तान मेंडिस की जानिब से कहा भी किया था कि हम कोशिश करेंगे कि एशिया कप के लिए क्वालिफाई करें, अच्छी क्रिकेट खेलने का मुजाहरा करेंगे। और न्यूजीलैंड इस वक्त चौथी पोजीशन पर मौजूद है और अगर न्यूजीलैंड आज का मैच अच्छे नेट रन रेट के साथ जीत लेता है तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तानी टीम को कोलकाता ईडन गार्डन्स में, जहां पर इंग्लैंड के साथ फतह तो हासिल करनी ही होगी लेकिन नेट रन रेट को खासा बेहतर करने की ज़रूरत होगी। और अब ये ऐसा मौका है कि जहां पर कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तानी जो कि कुदरत का निज़ाम सोच रहे थे कि उनके हक में जाएगा, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के हक में जा रहा है। नादरा, आप क्या समझती हैं? हम शायद थोड़ी देर से जागे हमारे प्लेयर्स। हम हर दफ़ा देखते हैं कि आईसीसी इवेंट्स के अंदर इसी तरह का होता है मामला पाकिस्तान के साथ कि वो हार जाए, हम जीत जाएं, वहाँ बारिश हो जाए तो हम थ्रू कर जाएंगे, लेकिन इस बार मुश्किल सूरत हाल है, लग नहीं रहा ऐसा। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और पाकिस्तान की, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अक्सर यही हुआ है मेगा इवेंट्स में कि हम दुआओं के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि पूरी पाकिस्तानी टीम ने बहुत ही जान मारी है। आप फ़खर जमान की इनिंग को ज़रूर कह सकते हैं कि वो नोटेबल थी और उन्होंने बहुत ही नो डाउट बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आप बॉलिंग साइड पे आ जाएं तो शाहीन के साथ कोई भी नहीं है दूसरे एंड पे जो कि विकेट ले सके, तो हमें देखना होगा कि हमारी बॉलिंग जो है वो क्या किरदार अदा करती है, जबकि इंग्लैंड जो है वो स्पिनर्स में बहुत अटकते हैं। यहाँ पर अबरार की बहुत बात हो रही थी कि अबरार को लाना चाहिए हारिस रऊफ की जगह, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा कि अबरार जो हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि वो तो है ही नहीं 15 के स्क्वाड में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ज़मान खान को अगर तो हारिस को बिठाएं तो फिर ज़मान को ला सकते हैं, क्योंकि डेथ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ज़मान। ठीक है, पाकिस्तानी बैटर्स के हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा लीना, अगर बात की जाए आज के मैच के हवाले से तो श्रीलंका की टीम ने ऐसा लगा कुछ मौके पर कि विकेट्स थ्रो की हैं, गैर ज़रूरी शॉट्स खेलने की कोशिश की है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जिस जिम्मेदारी का उनको आज सबूत देना चाहिए था, बिकॉज उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन लाइन पे, एशिया कप की नहीं चैंपियंस ट्रॉफी की उनकी क्वालिफिकेशन लाइन पे है, तो वो अगर आज मैच जीतते तो पाकिस्तान को तो ये फायदा होता ही होता, उनको खुद बहुत फायदा होता कि वो क्वालिफाई कर जाते एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो ये भी उन्होंने नहीं देखा और बहुत देखिए विकेट में कुछ पहले बैट करते हुए कुछ खास नहीं था। जो उनकी 10 विकेटें गिरी है, मैं कहूंगी इसमें से 6 से 7 उन्होंने अपनी इनकॉम्पिटेंस और अपनी केयरलेसनेस की वजह से थ्रो की हैं। बॉलर्स ने उनकी विकेट नहीं ली, बल्कि वो केयरलेसनेस की वजह से, सिली शॉट्स की वजह से, नाकिस शॉट्स की वजह से उन्होंने विकेट्स लूज किए हैं, जो कि मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है, बिकॉज श्रीलंका बड़ी अच्छी टीम है। पिछले साल उन्होंने एशिया कप जीता हुआ है, एशिया की बड़ी टीम है, वर्ल्ड कप विनर टीम है, और इस तरह वो खेले ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हार जाएं। अच्छा लीना, जब मैच का आगाज हुआ तो अच्छा भला रन रेट भी था श्रीलंका का, परेरा बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन दीगर जो बैट्समैन थे वो गैर जरूरी शॉट्स खेल रहे थे, जिसकी वजह से विकेटें जो है वो उसका नुकसान उठाना पड़ा। लीना, आपको आवाज आ रही है? हाँ मुझे आवाज आ रही है, आपकी कम आ रही है, जरा क्या पूछ रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ परेरा एक साइड पे खड़े हुए थे और उस वक्त रन रेट भी खासा अच्छा था श्रीलंका का इब्तिदाई ओवर्स में, लेकिन फिर भी गैर जरूरी शॉट्स खेल रहे थे बल्लेबाज। हाँ बिल्कुल, देखिए परेरा तो इसी किस्म के प्लेयर हैं, एक्स फैक्टर के किस्म के प्लेयर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, उन्होंने तेज 50 बनाए, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे, असलंका थे, निसांका थे, जयंत डिसिल्वा थे जिनकी मैं बहुत फैन हूँ, वो भी थे, मैथ्यूज थे, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। खुद कप्तान थे मेंडिस के वहां से वो परेरा का साथ दे सके, क्योंकि अगर देखें एंड में जिस तरह बैटिंग हुई, टेल एंडर्स ने जिस तरह टीक्षणा ने जिस तरह बैटिंग की, उन्होंने दिखाया कि बैटिंग करना इस पिच पे कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से 280-290 रन बन सकते थे, लेकिन कोई एक या दो बैट्समैन को जिम्मेदारी के साथ बैट करना चाहिए था और एक टीम स्कोर
को माइंड में रखते हुए, एक लार्जर बड़ी पिक्चर को माइंड में रखते हुए, टीम को माइंड में रखना चाहिए था। और इस वक्त एजाज वसीम बाकरी ने लीना हमें ज्वाइन कर ली कोलकाता से। एजाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज, क्या इत्तलात हैं श्रीलंका की इस परफॉर्मेंस के बाद? मोराल कैसा है, क्या सुनने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, मैं तो यहाँ कोलकाता में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना ट्रेनिंग सेशन करने के लिए आ रही है, लेकिन अभी मैंने कोलकाता को चेक किया है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। स्टेडियम के अराउंड जो एरिया है, MJ रोड, वहाँ पर बारिश की इत्तला है, लेकिन स्टेडियम के आसपास जो एरिया है वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। सो अब तो गेम ओवर लग रही है, क्योंकि 150 रन का टारगेट, और वो भी इस छोटी सी विकेट के ऊपर, जहाँ पर ग्राउंड भी छोटा है। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हम सबके सामने 400 रन स्कोर किया हुआ है। तो श्रीलंकन टीम को ओवरऑल इस वर्ल्ड कप के अंदर जो परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने वैसे ही परफॉर्म करना था। हम पाकिस्तानी कुदरत के निजाम का वेट कर रहे थे कि शायद श्रीलंका कुछ मज़ाहमत करेगा या मौसम की मदद करेगा, तो ना मौसम ने मदद की है और ना ही श्रीलंका ने कोई मदद की है। अब आखिरी इनिंग्स है, ये 20-25 ओवर के अंदर वो टारगेट चेज कर देंगे और पाकिस्तान के लिए फिर रन रेट इतना बन जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड को हरा के पाकिस्तान के भी 10 पॉइंट तो हो जाएंगे। एजाज, ऐसा लग रहा है कि 300-400 रन के मार्जिन से जीतना होगा इंग्लैंड के खिलाफ मैच। अभी क्यों, जब तक न्यूजीलैंड ये टारगेट चेज नहीं करता, उनके कितने विकेट गिरते हैं, कितने ओवर में पूरा करते हैं, उसके बाद जाके एक्चुअल रन रेट सामने आएगा कि पाकिस्तान को क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो अब तक मुझे पता चला है वो ये है कि 6 ओवर के अंदर, यानी 36 गेंदों पर 120 रन का फर्क होगा, कि आपको हर 36 गेंदों के अंदर 120 रन बनाने पड़ेंगे। उस एवरेज से जाकर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के रन रेट को क्रॉस कर सकता है। अच्छा एजाज, इत्तिलात क्या है मैच में? क्या कोई तब्दीली होने जा रही है? शादाब खान के हवाले से क्या इत्तिलात है? देखिए, पाकिस्तान एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगा और प्रॉब्ली चांसेस हैं कि शादाब ही खेलेंगे, क्योंकि शादाब ने कल यहाँ 5 ओवर किए थे और आज पाकिस्तान का इवनिंग ट्रेनिंग सेशन है और टीम अगले 5 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँचने वाली है। पाकिस्तान ने यहाँ लोकल इंडिया के टाइम के ऊपर 6 से लेकर रात 9 बजे तक ट्रेनिंग करनी है और कल टीम में सिर्फ ऑप्शनल ट्रेनिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाकी एक तब्दीली मुतवक्के है कि हारिस रऊफ को या हसन अली के भी चांसेस हैं, उनको भी बिठाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा नादरा, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो बात कर रहे हैं, पीसीबी में बड़ी चीज़ें चल रही हैं। इंज़ामुल हक जो है वो मीडिया पर आ गए हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि ना ईमेल का जवाब दिया जा रहा है, ना बताया जा रहा है, जबकि इस तमाम तर मामले से पहले जो है हमने देखा है कि ज़का अशरफ की जानिब से मुलाकात के लिए कहा गया था, इंज़माम से उस वक्त मुलाकात नहीं की गई, अब कह रहे हैं मुलाकात का। क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? देखिए, उस दिन हमने आलिया रशीद साहिबा से ज़रूर ये पूछा था कि उनको किस तरह परमिशन दे दी गई, जबकि आपने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया है। सवाल किया तो फिर आप किस तरह उसको परमिशन दे रहे हो? तो उनका कहना ये था उनकी तरफ से इस्तीफ़ा आ गया है, क्योंकि देखिए बोर्ड डिसाइड करेगा ना, जब तक आप इस्तीफ़ा कबूल नहीं करें तो इसका मतलब ये आप ऑन बोर्ड हैं, तो उनको रोकना चाहिए था। और इसी तरह से लास्ट नाइट हमने उनका एक इंटरव्यू देखा कि वो हामिद मीर साहब को बता रहे हैं कि मुझे जो है अगर उन्होंने क्लियर भी कर दिया उसके बावजूद मैं जो हूँ रिज़ाइन कर दूंगा, मैं नहीं कंटिन्यू करूँगा बोर्ड के साथ। ये वो अल्फाज हैं जो शायद बोर्ड ने इसी के तनाजुर में उनका इस्तीफ़ा जो है कुछ ही लम्हे के बाद, मतलब कुछ घंटे के बाद उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया था। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो तहकीकाती कमेटी है वो उनको नहीं बुलाती, उनके वकील को नहीं बुलाती है, तहकीकात किस तरह की हो रही हैं। तीसरा, उनका क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था कि 6 महीने तक तकरीबन उनकी जो सैलरी है एक हैवी अमाउंट था, ह्यूज अमाउंट जो कि वो ले रहे थे, और मुंह मांगी कीमत जो उन्होंने अपने मुंह से कही वही उनको दी जा रही थी। तो उसमें किसी तरह से बोर्ड ने पीछे नहीं हटा और बोर्ड ने कहा कि ठीक है उनको पे किया जाएगा। अब वो जैसे बीच से जा रहे हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो बोर्ड एज़ पर रूल जो भी उनको देना होगा वो उनको पेमेंट करेंगे। लेकिन जो वजह बनी है, मैं ये समझ रही हूँ कि बोर्ड उनको कंटिन्यू करना चाह रहा था, लेकिन जो इंटरव्यूज़ उनकी मुस्तकिल चैनल्स पे आते रहे, और कल वाला इंटरव्यू तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने हर बात की, तो मुझे यूँ लग रहा था कि इंज़माम साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट हमारे मुल्क का सरमाया है। उन्होंने तमाम कश्तियाँ जो हैं कल रात को जला दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद भी नहीं चाह रहे किसी भी सूरत। तो बोर्ड कब तक उनके पीछे रहेगा? बोर्ड के पास और भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं और बोर्ड में इस सेलेक्टरशिप के लिए आपस में धड़े बन चुके हैं, 2 धड़े हैं। एक धड़ा लाना चाहता है मोहम्मद वसीम को, दूसरा धड़ा लाना चाहता है किसी और को, तो ये चक्कर वहाँ पर चल रहा है। तो बोर्ड में काफ़ी इस वक्त जो है वो टेंशन वाला माहौल है, और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है इसी तरह से श्रीलंका में हो रहा है। आप देख लें इफेक्ट क्या पड़ रहा है प्लेयर्स के ऊपर। सही। लीना,
आप नहीं समझती फॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसे वक्त में जब आपकी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने भारत में मौजूद है और अच्छी परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं दे पा रही जिस तरह की तवक्को थी, और फिर इस तरह की खबरें सामने आना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बोर्ड के मेंबरान की जानिब से, क्या कहेंगी? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई नई चीज नहीं है। हम बचपन से सब देख रहे हैं कि टीम गई भी होती है और पीछे यहाँ पर इंट्रीग्स हो रही होती हैं, मामलात यहाँ पर और बयानबाजी वगैरह हो रही होती है। लेकिन देखिए, कोई ऐसा वक्त होना चाहिए जब आपको सीख लेना चाहिए कि भाई बहुत हो गया, अब ये टीम वहां गई भी है वर्ल्ड कप खेलने, इस वक्त एक महीना हम खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, टीम वापस आ जाए तो जो भी मामलात हैं, चाहे कप्तान को फारिग करना है या सिलेक्टर को करना है या जो भी है, वो उसके बाद डील कर लें। लेकिन देखिए, सब्र एक अजीम चीज है, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। जब हमारे पास सब्र नहीं है तो इसी तरह के मामलात आते हैं और वो टीम को भी यकीनी तौर पे अफेक्ट करते हैं। और देखिए, पहले तो हम गलत डिसीजन सोचे समझे बगैर हम डिसीजंस लेते हैं। ऐसा लगता है कि एक बास्केट है, इसमें 6 नाम डाल देते हैं और एक का कुर्रान निकाल के कहते हैं भाई तुम सेलेक्टर हो, तुम फलान, तुम कप्तान हो। किसी चीज के बारे में नहीं सोचते कि लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं, इसने पहले काम किया था तो कैसा काम किया था, किस तरह के रिजल्ट्स आए थे, इसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट से कि ये अच्छे प्लेयर्स को आगे ला सकता है, ये कितना सिर्फ पैसे या नाम या शोहरत के लिए ये काम करे। यानी कि किसी किस्म की सोच विचार नहीं है, जिसकी वजह से हमारी टीम को, हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे रिजल्ट्स को, सबको नुकसान होता है। तो अगर सोच विचार करके देखें और किसी हर फैसले पे थोड़ा सा सोच लें और उसका थोड़ा हिस्ट्री निकाल लें, थोड़ा बैकग्राउंड निकाल लें, तो ऐसे हमें नुकसानात ना तो टीम के रिजल्ट्स के वाइज होंगे कि अच्छा कप्तान जिसने कप्तानी की भी हो, कोई डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, उसको ले आए, ना कि किसी बेस्ट बैट्समैन को ले आए। बैट्समैन भी आपने अपना खराब किया और लीडर भी अच्छा ना चुन सके। तो इस तरह की जो चीजें, और इंतजाम के बारे में मैं ये कहूंगी कि ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि 2 धड़े बने हुए हैं कि एक मोहम्मद वसीम को कह रहा है और किसी और को, तो यकीनन मेरा तो किसी भी धड़े से ताल्लुक नहीं है, ये तो सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं मोहम्मद वसीम की फेवर करूंगी, क्योंकि जब वो सिलेक्ट करते थे तो 80% ऐसा फील होता था कि 80% सिलेक्शन अच्छी है। अब 100% तो कोई भी किसी को प्लीज नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप 10 लड़के फर्ज करें सिलेक्ट करें, उसमें से 8 आपने अच्छे सिलेक्ट किया, लोग खुश हैं, तो वो आप यू आर अ गुड सिलेक्टर। और उनकी डोमेस्टिक से इन्वॉल्वमेंट भी थी, वो खुद भी खेलते थे, कोच भी करते थे, तो ही इज अ गुड नेम। लेकिन हमारे यहाँ तो बस पता नहीं हर थोड़े दिन बाद जो आता है वो अपने लोग लेके आए, पिछलों को फारिग कर दे। कोई मुल्क के लिए कोई दर्द नहीं है, टीम के लिए दर्द नहीं, सोच विचार तो जीरो ही है। वैसे अकल जिसको कहते हैं, एजाज, ये एकदम कैसे फैसले होंगे आप खुद ही बताएं। ठीक है एजाज, ये एकदम ऐसा क्या हो गया कि इंज़िमामुल हक टीवी पे जाकर बैठ गए, इस तरह का बयान दे दिया, पीसीबी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया, क्या इत्तलात हैं? और ये भी बताइए कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद प्लेयर्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है भारत में, कुछ इस हवाले से मालूम हो सका? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैं इस केस में इंतजाम को वनरेबल समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस केस को मिस हैंडल किया है। आप एक अखबारी खबर के ऊपर नोटिस ले रहे हो और आपने अभी तक इंतजाम को उस कमेटी ने बुलाया नहीं है, और आप एक दिन पहले जो मैडम आलिया रशीद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया, वो हमारे बोल चैनल पे आकर, नादरा भी उस प्रोग्राम में मौजूद थी, मैं भी था, बीपर पे आके कह रही है कि नहीं हमने इंतजाम का इस्तीफा नहीं कबूल किया है। तो दूसरी तरफ से आपने अबूरी कमेटी, सिलेक्शन कमेटी भी बना दी, और फिर जब इंतजाम ने एक प्राइवेट टीवी चैनल पे इंटरव्यू बैठकर चौधरी ज़का अशरफ के बारे में कुछ बातें की हैं, तो फिर क्रिकेट बोर्ड गुस्सा कर गया है। दरअसल प्रॉब्लम यहाँ पर चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का है। उनको तनकीद बुरी लगती है, उनको एक रिपोर्टर तनकीद करे, एक एंकर तनकीद करे, एक साबिक क्रिकेटर तनकीद करे या कोई बोर्ड का एम्प्लॉय तनकीद करे, उनसे कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं होती है। और पहले इंज़मामुल हक के बारे में एक अखबारी खबर पे ये एक्शन लिया गया। देखिए, इंज़माम को आप एक चीज़ का मार्जिन ज़रूर दीजिए कि जब वो खबर सामने आई तो क्रिकेट बोर्ड ने उसके बाद कमेटी बनाई है, तो उसने रजाकाराना तौर पर स्टेप डाउन कर दिया, और फिर क्रिकेट बोर्ड ने खुद ये मौके पे इख्तियार किया कि जी हमने इंतजाम का इस्तीफा कबूल नहीं किया है। तो वो चेयरमैन पीसीबी को शायद वो उससे कबल ज़का अशरफ ने बुलाया था ना कज़ाफी स्टेडियम, इंतजाम मिलने नहीं गए थे। इंतजामुल हक वहां पर गए थे, इंतजाम ने शिकवा किया कि मुझे नहीं मिले हैं। बेसिकली देखिए, जब उनको एक्सटेंशन नहीं मिली थी तो तब जो है ना वो ज़का अशरफ साहब जो है ना वो मजलूम बने हुए थे। अब उनको 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है, तो इसलिए अब उन्होंने जनाब इंज़मामुल हक के इंटरव्यू का बुरा मना लिया है। तो बतौर इदारा जो है
ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चला रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हेडक्वार्टर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इदारा है। तो इसमें आप ऐसे ना तो किसी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं और ना ही तनकीद के खौफ से आप लोगों को निकाल सकते हैं या लोगों को रख सकते हैं या लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं कि यार ये तनकीद हम पे क्यों कर रहे हैं। अगर आपको तनकीद से बचना है तो आप फैसले अच्छे कीजिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए फैसले करने की जरूरत है। एजाज और नादरा आप हमारे साथ ही रहेंगे। लीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुई। और नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक, आप रहिए बोल के साथ। बोल स्पोर्ट्स में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल नाज़रीन हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह के मामला चल रहे हैं वैसे ही कुछ हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी और अब उसके नताइज आना भी सामने शुरू हो गए हैं। ICC क्रिकेट काउंसिल ने अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है। प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों के लिए जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारतीय टीम से एक एक खिलाड़ी को मुंतखब किया गया है। अक्टूबर की प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों के लिए जनूबी अफ्रीका के ओपनिंग बैटर क्विंटन डी कॉक और न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर रचिन रविंद्रा को नामजद किया गया है, जबकि भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह भी ICC की प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों में शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन ICC ने विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी नामजदगियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें वेस्ट इंडीज़ की हेले मैथ्यूज़ को भी शामिल किया गया है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी कि जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जानिब से परफॉर्मेंस दी गई है उसको देखते हुए तो बिल्कुल सही नामजदगियां हैं और इन प्लेयर्स की जानिब से परफॉर्मेंस भी दी गई है। क्विंटन डी कॉक की बात की जाए तो वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने 4 सेंचुरियां स्कोर की हैं। रचिन रविंद्रा की कारकर्दगी आपके सामने, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी जिस तरह की उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, तो मेरे हिसाब से सही नामजदगियाँ हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई कि उन्हें नामजद किया जाता। क्यों नादरा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखें ये वेरी करती हैं, हर महीने के बाद चेंज करता है ICC और उसके आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी जो रैंकिंग है वो होती है, या फिर सीरीज़ में आप बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें तब भी आपकी रैंकिंग पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि वर्ल्ड कप में बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर्स भी हैं जो कि वाकई बहुत ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं लीथल बॉलिंग दे रहे हैं, तो उनकी तो बनती है। शाहीन अफरीदी आई गेस 5वें नंबर पे आ गए, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा नादरा, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, कुछ फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी से दिखाई है, लेकिन एक खबर ये भी थी कि क्या उनके पास कोई दीगर बॉलें थी, कोई आम बॉल नहीं थी? ये तो कल शामी ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया है भारत से। उन्होंने कहा है भाई आप अपनी गेम को फोकस करें, आप इस तरह की कोई बात ना करें। तो ये वाली चीज़ नहीं, मैं क्योंकि मैं बॉलर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं कर सकती हूँ जो कि हसन रजा ने की थी, लेकिन उसके जवाब में जो वसीम अकरम साहब ने उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी बॉल भारतीय बॉलर्स के हाथ में जिस पर एक एक्स्ट्रा कोटिंग हुई है, जिसकी वजह से स्विंग में मदद मिल रही है। गलत नहीं कहूँगी, देखिए हसन रजा हमारा वो बैट्समैन है, वो प्लेयर है जिसने बहुत ज़्यादा दुनिया भर की लीग्स खेली हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पता है, और दुबई में तो खैर बहुत ज़्यादा, उसके अलावा इंटरनेशनली उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा, नो डाउट। हालांकि वो बॉलर नहीं है लेकिन तजुर्बा भी तो कोई चीज़ होती है। लेकिन नादरा, उन्होंने ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारे बॉलर्स ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की, आप मवाजना नहीं कर सकते। सिराज और शामी ने जिस तरह की बॉलिंग की है, स्विंग हो रही है, अब हम डेफिनेटली इस तरह की चीजें निकालते हैं कि शायद बॉल तब्दील है, तीनों की आप देखें, क्योंकि वसीम अकरम की जानिब से भी यही कहा गया कि ये खामखा की बातें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। 12 बॉलें आती हैं और उस वक्त मैच रेफरी भी वहां पर मौजूद होता है जिस वक्त सेलेक्ट की जा रही होती हैं बॉलें। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि वसीम अकरम लेजेंड है हमारे और बेहतरीन बॉलर। वो सही बात कर रहे हैं कि देखें जो बॉक्स जाता है, हम भी जब देख रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर तो आई विटनेस हैं कि वहाँ बॉक्स जाता है और बॉक्स में 2-3 लोग होते हैं, अब सब तो इन्वॉल्व नहीं होंगे ना इस तरह के कामों में, सही कोई तो सही होगा। तो मैं इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इवेंट चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, DRS पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो नॉट आउट होता है उसको आउट दे दिया जाता है, और बहुत सी चीज़ें जो है वो फेवर में भारत की आई हैं। लेकिन एवरी डे इज़ नॉट अ संडे, हमेशा अनबीटन टीम जो है वो हमेशा अनबीटन नहीं रहेगी। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी भारत को हो सकता है मुश्किल पड़ जाए। अच्छा ये बताइए नादरा, क्या होने जा रहा है आगे? मैच में 18 रन बना लिए न्यूजीलैंड ने, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम जल्द जो है वो लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरने वाली है। पता नहीं, मैं आखिरी वक्त तक होपफुल रहती हूँ
उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्रिकेट बाई चांस होता है और किसी भी वक्त काया पलट सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना जल्दी समेट ले श्रीलंका उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि कम मार्जिन से आपको जो है वो फिर इंग्लैंड के साथ खेलना होगा। लेकिन जूं आप रन्स बढ़ाएंगे फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये 172 का टारगेट है तो उसमें इनको चाहिए कम से कम पे करे ताकि हमारे लिए फ़ायदा कर दें। बाईबंदी का कुछ तो मुजाहरा करेंगे। अच्छा नादरा, ये बताइए कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से क्या इत्तलात हैं, कब शुरू हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है या नहीं हो रही? देखिए, ये थोड़ा सा क्लैश आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में उन दिनों इलेक्शंस की डेट आ गई हैं। तो उसमें आपको पता है बहुत जब इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान में हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना पाकिस्तान में, फिर उनके बोर्ड्स की परमिशन, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किलात होंगी। इसमें फ्रेंचाइजेस और ज़का शब साहब के दरमियान एक छोटी सी सर्द जंग जारी है। ज़का साहब चाह रहे हैं कि यहीं पर हो, पाकिस्तान में तमाम मैचेस हों, और फ्रेंचाइजेस क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हालात को जानते हैं तो वो चाह रहे हैं कि आधे जब तक ये चल रहा होगा इलेक्शन का तो हम दुबई में शिफ्ट कर दें। तो अभी ये बिल्कुल एक इसको फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन अभी सिर्फ बातचीत जारी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चेंज करेंगे, वेन्यू को दुबई लेके जाएंगे। अच्छा, चलें, इस हवाले से सोच विचार अभी जारी है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। नादरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं टेनिस के हवाले से। तो भारत की टेनिस के मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो गई हैं। भारत की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि डेविस कप टेनिस मुकाबले में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को जो है वो बताया जाए कि पाकिस्तान इतना सेफ मुल्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हक में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने वोट दे दिया है और ITF ने अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल डेविस कप पर भारतीय मौक़िफ़ को वो बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। और इस मामले में 15 रुकनी डेविस कप कमेटी ने दोनों मुमालिक का मौक़िफ़ सुनने के बाद पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया है और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय टीम को पाकिस्तान में मैच खेलने की हिदायत की है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का इस हवाले से कहना है कि भारत ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार किया था, लेकिन पाकिस्तानी वफ़द ने भारतीय मौक़िफ़ को मानने से इनकार कर दिया था। वाज़ेह रहे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान डेविस कप टाई मुकाबले फरवरी के पहले हफ्ते में शेड्यूल हैं और डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 प्ले ऑफ में भारत से टाई न्यूट्रल वेन्यूज़ पर नहीं होगी। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने पहले भी वाज़ेह कर दिया था। इसी हवाले से हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के ओहदेदार हैं आसिम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आसिम साहब, पहले तो मुबारकबाद कि आप लोगों का मौक़िफ़ जो है वो माना गया इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जानिब से, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, सबको मुबारक हो। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस आई फील स्ट्रॉन्ग था। लास्ट टाइम जब हमारी नहीं मानी गई थी, ये 2019 की बात है, तो उस साल आपको याद होगा कि बॉर्डर पे टेंशन भी था, हमने उनके जहाज वगैरह भी गिराए थे। बॉर्डर पे टेंशन था तो वो थोड़ी उनकी मान ली गई थी उस दफा। इस दफा कुछ भी नहीं था और इंडिया की कुछ और स्पोर्ट्स में टीमें भी आई थी। पाकिस्तान बेसबॉल की आई हुई इन द लास्ट 18 मंथ्स। सो अल्लाह का बहुत करम है जी कि इट्स अ बिग विन। मतलब डिप्लोमेटिकली जनरली हमें कोई बहुत ज्यादा विक्ट्रीज होती नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बिग विन एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द टाई। अच्छा, ये भी बताइएगा आसिम साहब, कितने दिन से ये मामला चल रहा था जो कि आज जाके सेटल हुआ? ये इसको हो गई जी तकरीबन महीना हो गया था जब ये टाई अनाउंस हुई थी। सही। तो उसके बाद होता है इस तरह से कि ये पहले डेविस कप कमेटी में जाने से पहले हमको टाइम मिलता है कि हम भी अपना केस प्रेजेंट करें। वो इंडिया के साथ शेयर किया जाता है, इंडिया उनके साथ शेयर करते हैं, वो हमारे साथ शेयर किया जाता है और फिर डेविस कप कमेटी में वोट होते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि मेजॉरिटी वोट हमारे फेवर में आया है और इसको ये 2 दिन पहले ही हुआ है। सो वी आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द टाई। अच्छा आसिम साहब, आप क्योंकि कोचिंग भी करते हैं प्लेयर्स की, तो ये बताइए कि तैयारी कैसी है डेविस कप के लिए? क्या कुछ किया गया है आप लोगों की जानिब से? देखिए, अभी तो ऑर्गेनाइजेशनली चीजें हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आगे जो 2 महीने ये हमारा पीक सीजन होता है जिसमें सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो हमारे जो सारे टीम वाले हैं वो नेशनल टूर्नामेंट खेल रहे होंगे। एसाम ऑलरेडी बाहर खेल रहा है। शोएब हमारा जो अकील के बाद नेक्स्ट इन लाइन है वो दुबई जा रहा है ऑन संडे टूर्नामेंट्स खेलने। तो इंशाल्लाह दे विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। बट फिलहाल तो हमें यही है कि ऑर्गेनाइजेशनली हमने चीजें जल्दी करनी है सारी चीजें, क्योंकि ये बहुत बड़ी टाई है। बहुत अरसे के बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी तो ऑर्गेनाइजेशनली ज़ाहिर है बिल्कुल टिप टॉप होनी है सारी चीजें। तो फिलहाल हमारा फोकस वो है, द प्लेयर्स विल बी इन गुड शेप इंशाल्लाह, उसकी कोई हमें वो नहीं है फिलहाल।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की और इसी मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के ख्वाजा सोहेल साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब मुबारक हो, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई हुई है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना गया है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जानिब से, क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ जी हमारी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में दिस हैज़ बीन अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। और इसकी कुछ बैकग्राउंड इस तरह से है कि 2019 में हमने सिचुएशन फेस की थी जिसमें इंडिया ने उस वक्त भी सिक्योरिटी कंसर्न्स की बिना पे आने से इनकार किया था, बट देन वी अग्रीड टू द न्यूट्रल वेन्यू प्रोस्पेक्ट, क्योंकि ITF ने भी हमें काफ़ी इंसिस्ट किया था उस सिलसिले में। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो लॉबिंग थी विद द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, सलीम सैफुल्लाह खान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है और हमारी जो टीम है PTF की जिनमें आसिम और खावर याद साहब भी शामिल हैं, तो दे डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर सलीम सैफुल्लाह खान, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली स्पोर्ट्स में दिस इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। और हमारे प्लेयर्स भी इंशाल्लाह दे विल डू वेल। अच्छा ख्वाजा साहब, प्लेयर्स की आपने बात की, कैसी तैयारियां हैं, फिटनेस वगैरह के हवाले से बताइए। फरवरी में है डेविस कप। देखें जी, इस वक्त भी हमारे जो एस प्लेयर हैं जिनमें हम ज़्यादा बैंक कर रहे हैं असामुल हक कुरैशी पे और अकील खान पे, तो असाम तो इस वक्त भी ही एज आई स्पीक ही इज माशाल्लाह प्लेइंग एन इंटरनेशनल इवेंट इन यूरोप, इस वक्त खेल रहे हैं वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर super fit for their age. I think they have done a lot of work for the country and for Pakistan tennis, and inshallah they will do very well. They have proven that from the past record of Davis Cup जो हमारे हुए हैं बाकी मुल्कों के साथ, they have been in the forefront all this time. अच्छा ख्वाजा साहब, जैसे कि आपने बात की है सामुल हक रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को यूरोप में, इसके अलावा अकील खान करते रहते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, दीगर नाम हम देख रहे हैं कि उस तरह आगे नहीं आ पाते, क्या वजह क्या है? क्या सहूलियात की कमी है या क्या वजह क्या सामने आती है? नई सहूलियात का जहाँ तक ताल्लुक है, आपके शायद इल्म में होगा कि हमारा जो इस्लामाबाद में भी जो हमारा सेटअप है, इसमें हमने फ्री बोर्डिंग लॉजिंग जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं ग्रास रूट लेवल से जूनियर लेवल से, वी आर प्रोवाइडिंग इमर्सन फैसिलिटीज ऑन बोर्ड और सारा कुछ हम कोशिश उसमें कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली इस वक्त डेफिनेटली हमें बहुत ज़रूरत है अच्छे प्लेयर्स के आने की, एंड वी आर हैविंग सम यंग प्लेयर्स कमिंग अप इंशाल्लाह जूनियर लेवल से। हमें काफ़ी पुरुमीद है कि अगले चंद सालों में वी विल हैव अ न्यू क्रॉप ऑफ उम्मीद यही करते हैं कि यंग प्लेयर्स आगे आएंगे और असम की तरह पाकिस्तान का नाम टेनिस में रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा सोहेल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम ITF जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप का इस्लामाबाद में इनेकाद किया जा रहा है। चैम्पियनशिप में 11 ममालिक के बॉयज़ और गर्ल्स शिरकत कर रहे हैं। जाहिद फारूक मलिक इस वक्त टेनिस कॉम्प्लेक्स में काज़ाकिस्तान की फाइनल में रसाई करने वाली टेनिस प्लेयर के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिद, क्या कहना है खिलाड़ियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पाकिस्तान टेनिस कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और यहाँ पर ITF जूनियर टेनिस लीग जो है वो जारी है और टेनिस लीग के अंदर 11 ममालिक के जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो शिरकत कर रहे हैं। आज हम एक फॉरेनर प्लेयर हैं हमारे साथ काज़ाकिस्तान से, उनसे बात करते हैं। How you feel here in Pakistan tennis, the weather, and are you satisfied with the hospitality? I really like this tournament. It's my second time in Pakistan and I really love it. The hospitality, the people, and the weather is really nice in here. And what do you say about the hospitality and the tennis here? Did you think that the tennis is improving in Pakistan as well? Yeah, we just played with Pakistani girl Amna Qayyum. She's a really good player. She has improved a lot, and I think there are many good players from Pakistan. Yeah. Most of the players here in Pakistan come for the ranking point of view. Did you succeed in your in this game? So today we played semifinals, and tomorrow I'm playing my finals in doubles. So yeah. So. How you are so confident that you want to win the final and improve your ranking? Yeah, I do. I am really happy with this win
So yeah, and mostly I'm very grateful for the hospitality because it's really nice in here, and the coaches, the everything is really good here in Pakistan. हमारे साथ एक श्रीलंकन प्लेयर भी यहाँ पे मौजूद हैं. What's your name and how you rate the Pakistan tennis here? I'm Sajda Razik and yeah, pretty good, like 10 out of 10 for sure. I rate, yes. So most of the Sri Lankan player used to come here in Pakistan. What do you rate here in the hospitality and the security arrangements, and what about the tennis? Yes, I think very, very good hospitality. We feel really comfortable here. The security, it makes us feel very safe. And the tennis is quite good. It's tough. Came here last year and glad to be back again here. Perhaps it's your second time in Pakistan. Have you improved your tennis here in Pakistan and your ranking as well? Yes, so last year I lost in the semis, so today I'm back in the final, so definitely improved, yes. Yes, you are in the final. Yes. And what are the expectations? Are you ready for the first position? Yes, just trying to practice and prepare, and we'll see what happens. Okay. जी बिल्कुल, जो टेनिस प्लेयर्स हैं श्रीलंकन से भी और बाकी ममालिक से ही पाकिस्तान में ना सिर्फ हॉस्पिटैलिटी से सीमेंट से वो सेटिस्फाई हैं और टेनिस से इस तरह खूबसूरत मौसम में इंजॉय कर रहे हैं. जी जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका. और नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मुजफ्फरगढ़ में जारी 8वीं थल जीप रैली के पहले मरहले का, जिसका आगाज़ हो चुका है. और 4 रोज़ा थल जीप रैली में 105 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन रेसर्स ने अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाई है. जीप रैली के दूसरे मरहले में तमाम कैटेगरी के रेसर्स में क्वालिफाइंग राउंड होगा, जब जीप रेसर्स ने इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात और सिक्योरिटी के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है. इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे राव कामरान. 8वीं थल जीप रैली का 4 रोज़ा इवेंट का बाकायदा आगाज हो गया है और पहले रोज 105 मर्द खवातीन जीप रेसर्स ने अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन और टैग नंबर अलॉट कराए हैं, जबकि खातून जीप रेसर्स वीना पटेल भी 8वीं थल जीप रैली में हिस्सा ले रही हैं. ट्रैक बहुत हैंडलिंग का है, गाड़ी को भी और ड्राइवर के स्किल्स को भी बहुत टेस्ट करता है, स्पेशली खवातीन बिकॉज इतने यूज्ड टू नहीं है इतना हैंडलिंग और इतना मजबूत ट्रैक के. तो माशाल्लाह एज एवरी ईयर ट्रैक इज़ वेरी वेल मेड. ये थल रैली काफ़ी अरसे से जो है चल रही है, बहुत अच्छा ट्रैक है, चैलेंजिंग ट्रैक है. और दूसरा साल है, उसमें थोड़ी गड़बड़ ये होती है कि लोग गड्ढे खोद देते हैं या ईंटें वगैरह मारते हैं. ट्रैक पे जो इस दफ़ा मैनेजमेंट है उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की है. लोग डिस्टर्ब कर रहे थे लेकिन मैनेजमेंट ने इस दफ़ा 144 भी लगा दी और काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट है. 8वीं थल जीप रैली के दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी, प्रीपेड कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी के जीप रेसर्स में क्वालिफाइंग राउंड होगा, जिसके लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है. और ट्रैक की रेकी के लिए नामवर जीप रेसर्स मीर नादिर मक्सी भी अपनी गाड़ी के साथ मौजूद रहे हैं. थल के सहरा में बनाए गए 200 किलोमीटर के तवील ट्रैक पर महारत, जोश और लगन के दिलचस्प मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने भी थल का रुख कर लिया है. जबकि इंतजामिया की तरफ से इंतजामात और सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात पर जीप रेसर्स ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है. कैमरामैन अनीस रहमान के साथ राव कामरान, बोल न्यूज, मुजफ्फरगढ़. तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी. थल जीप रैली अगले 4 रोज़ तक जारी रहेगी. हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा तरीके से ये जीप रैली अपने इख्तिताम को पहुंचेगी, क्योंकि खिलाड़ियों की जानिब से सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है. नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए हम आपको बताते चलें कि इस वक्त न्यूजीलैंड की जानिब से 58 रन बना लिए गए 7.3 ओवर्स में और कोई विकेट नहीं गिरी है. तो न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से ये मैच जो है वो जीतने जा रहा है. नाज़रीन, इसी के साथ बोल स्पोर्ट्स से सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त. कल फिर मुलाकात होगी. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.